हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो सूचना तकनीकी का है उसके साथ हम आए हैं और उसकी आंसर राइटिंग देखेंगे। ये क्वेश्चन 2018 और 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। हमारा एग्ज़ाम जल्दी ही शुरू होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में, बस जुलाई ही। अब तो आज 28 है, जून है। आपको पता है कि प्रपोज़ल डेट 25 जुलाई है। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, फ्लैडर्स के अंतःक्रिया प्रणाली की व्याख्या कीजिए। अंतःक्रिया प्रणाली यानी कि इंटरेक्शन एनालिसिस। हाँ, इंटरेक्शन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि क्या होता है इंटरेक्शन, अंतःक्रिया प्रणाली। और इसी में एक साल आया था अंतःक्रिया प्रणाली की व्याख्या कीजिए, और एक ईयर में आया था क्वेश्चन की कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम में अंतःक्रिया विश्लेषण के विषय में विस्तार से लिखिए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये रिलेटेड है किस सब पेपर से? पेपर का नाम है सूचना तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी। ठीक है। अब जब हम इस क्वेश्चन की राइटिंग देखेंगे तो सबसे पहले हम मीनिंग कहेंगे कि अंतःक्रिया विश्लेषण का क्या अर्थ होता है। मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होती है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंटरेक्शन अंतःक्रिया करना, मतलब दो लोग हैं या क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट है तो उन लोगों के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है। इंटरेक्शन अच्छा होगा तो जो क्लास में जो क्रियाएं हैं वो एक अच्छी दिशा में जाएंगी, पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। इसलिए दो लोगों के बीच में, या ये क्लास की बात है तो क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि अंतःक्रिया क्या होती है। आप यहाँ से देखेंगे, मैंने राइट किया हुआ है। अंतःक्रिया का अर्थ एक ऐसी प्रणाली से है जिसके द्वारा कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक व छात्रों के मध्य शाब्दिक संप्रेषण का क्रमबद्ध तथा वस्तुनिष्ठ निरीक्षण एवं अंकन क्या होता है? संभव हो पाता है। ये इंटरेक्शन एक ऐसा है जो क्लासरूम में होता है शिक्षक और छात्रों के मध्य शाब्दिक संप्रेषण यानी कि वर्बल, ये जो होता है संप्रेषण वो कैसा होता है? वर्बल होता है, यानी कि शब्दों के माध्यम से होता है, शब्दों के माध्यम से होता है और क्रमबद्ध, मतलब एक सीरीज़ के रूप में होता है, यानी कि बीच में रुक रुक के होगा। जब भी क्लास चलेगी एक तो वो पूरी चलेगी। तो क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ निरीक्षण किया जाता है एवं मतलब एक आकलन होता है कि ये आकलन कैसी क्लासरूम चली, क्लास कैसी चली, इसका क्या करते हैं? आकलन किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंतःक्रिया किसके बीच में हो रही है और कहाँ पर हो रही है। शिक्षक और छात्र के बीच में हो रही है और हो कहाँ रही है? क्लासरूम में हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, यह कक्ष में होने वाली क्रमबद्ध घटनाओं के विश्लेषण की एक क्या है? वैज्ञानिक विधि है। इसको नोट कर लीजिए, कैसी विधि? एक वैज्ञानिक विधि है। इस प्रणाली की सहायता से कक्षा की सभी क्रियाओं तथा व्यवहारों का क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है। किस चीज़ का? जो कक्षा में क्रिया हो रही है उसका, जो व्यवहार, जो बिहेवियर हो रहा है उसका क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है। आगे देखेंगे, तथा उसका विश्लेषण कर, जब दोनों चीज़ का क्रिया और व्यवहार का जो हम निरीक्षण करते हैं, जब दोनों चीज़ निरीक्षण कर लिए तो निरीक्षण के बाद क्या करेंगे? उस चीज़ का विश्लेषण करेंगे। दो चीज़ों में जब कई क्रियाएं, यहाँ पे तो दो क्रिया देखे कि क्रिया और व्यवहार का निरीक्षण करने के बाद जब रिजल्ट लाएंगे तो एनालिसिस करेंगे। शिक्षक की प्रभावशीलता, किसकी प्रभावशीलता? शिक्षक की प्रभावशीलता, कार्यकुशलता, छात्रों की पाठ में रुचि, कक्षा का सामाजिक एवं भावात्मक वातावरण इत्यादि का मापन संभव हो पाता है। ठीक है।
इस तरह हम क्लासरूम के बारे में शिक्षक की प्रभावशीलता जानेंगे, शिक्षक की कार्यकुशलता यानी कि उसने अपना कार्य अच्छे से किया है, स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया है, छात्रों की पाठ में रुचि, कक्षा का सामाजिक एवं भावात्मक वातावरण इत्यादि का मापन संभव हो पाता है। रिचर्ड ओबर 1968 के अनुसार, यहाँ पर डिफिनीसन देखेंगे रिचर्ड ओबर की। क्या है डिफिनीसन? जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके बाद उसकी डिफिनीसन देखते हैं। क्रमबद्ध निरीक्षण प्रणाली वह उपयोगी क्या है? साधन है। ये एक साधन है, क्रमबद्ध निरीक्षण प्रणाली, जिसके माध्यम से अधिगम की परिस्थिति के चरों की अंतःक्रिया को पहचानना, वर्गीकरण, मापन एवं अध्ययन किया जाता है। इसकी डिफिनीसन आप देख लीजिएगा। और ये मेरे इसकी नोट्स हम अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में अपलोड कर देंगे। आगे देखिए, सन 1959 में 1959 में नेड ए फ्लैंडर ने शिक्षक व्यवहार के अध्ययन के लिए 10 वर्ग श्रेणी प्रणाली का निर्माण किया। किसने किया? फ्लैंडर ने किया है। यह प्रणाली मिनेसोटा विश्वविद्यालय में विकसित की गई, जो बाद में क्या हुई? अधिक प्रचलित हुई। अतः संक्षेप में अंतःक्रिया विश्लेषण इंटरैक्शन एनालिसिस का अर्थ क्या होता है? तो देखेंगे कि कक्षा परिस्थिति में शिक्षक के समस्त व्यवहार, जो शिक्षक व्यवहार करता है या जो शिक्षक क्रिया करता है, क्रिया तो दोनों की होगी, स्टूडेंट और टीचर दोनों की होगी। क्रमबद्ध निरीक्षण, आप ये शब्द याद रखिए, क्रमबद्ध निरीक्षण, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक से है। अंतःक्रिया विश्लेषण इंटरैक्शन एनालिसिस का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक्स के सामने एक नोट करके लिख लीजिए, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक से है, जिसके द्वारा कक्षा में घटने वाली समस्त क्रियाओं एवं व्यवहार का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण, समुचित अंकन एवं वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। ये क्या है? अंतःक्रिया जो होती है वो एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। नोट करके मैंने लिखा हुआ है कि इसके माध्यम से शिक्षक की प्रभावशीलता, शिक्षक छात्र अंतःक्रिया का स्तर, छात्रों की कक्षा में सक्रियता, मतलब छात्र कितने सक्रिय हुए, सक्रियता, कक्षा का सामाजिक एवं भावात्मक वातावरण इत्यादि का अध्ययन एवं मापन किया जाता है। फ्लैंडर का 10 वर्ग श्रेणी का अध्ययन करने से पहले हम यहाँ पर इसको देखना बहुत ज़रूरी है। कक्षा में क्लासरूम में 2 तरीके के व्यवहार होते हैं, शिक्षक व्यवहार और शिक्षण व्यवहार। जो शिक्षक व्यवहार क्या होता है? ये अप्रत्यक्ष व्यवहार होता है, जिसमें कि हाव भाव इत्यादि आते हैं। और जो शिक्षण व्यवहार होता है वो कैसा होता है? यानी जिस टॉपिक को जिस हम उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं उसको हम कहते हैं शिक्षण व्यवहार। मतलब किसी टॉपिक को जिस उद्देश्य से पढ़ाते हैं और जो सामग्री, जो क्रिया यूज़ करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष कहा गया है। जो प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है, जैसे कि व्याख्या देना, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं? व्याख्या देते हैं, स्पष्टीकरण देना, सहायक सामग्री का उपयोग करना, एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर समझाना और क्वेश्चन करना, प्रश्न पूछना। तो यहाँ एक होता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, शिक्षक व्यवहार, ये समझने के लिए है। और आप कॉपी में अच्छे तरीके से समझाना चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं। शिक्षक व्यवहार अप्रत्यक्ष है, जैसे हाव भाव। शिक्षण व्यवहार उद्देश्य, ये प्रत्यक्ष होगा, इस तरह हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे,
मत बोले। फ्लैंडर ने सन 1959 में कक्षा में शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार यानी कि वर्बल बिहेवियर के अंकन एवं विश्लेषण हेतु एक विशिष्ट प्रणाली का विकास किया। वर्बल बिहेवियर के अंकन एवं विश्लेषण हेतु एक विशिष्ट प्रणाली का विकास किया। फ्लैंडर ने इस प्रविधि में कक्षा में होने वाली समस्त शाब्दिक व्यवहार को वर्गीकृत करने का प्रयास। यहाँ पर देखेंगे कि कक्षा में जो शाब्दिक व्यवहार होता है, कक्षा में जो शाब्दिक वर्बल बिहेवियर होता है, उसी को वर्गीकृत करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया है। उसी को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। फ्लैंडर ने इस प्रविधि में कक्षा में होने वाले समस्त शाब्दिक व्यवहार को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए किस चीज़ का वर्गीकरण किया गया है। जो वर्गीकरण अभी दिखाया जाएगा आगे, तो उसमें जो क्लासरूम में शाब्दिक वर्बल बिहेवियर होता है उसी को वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लैंडर ने केवल शाब्दिक व्यवहार का विश्लेषण किया है, यानी अशाब्दिक व्यवहार का विश्लेषण ना करके इन्होंने केवल शाब्दिक व्यवहार का विश्लेषण किया है। इम्पॉर्टेंट लाइन है, फ्लैंडर की यह अवधारणा थी कि कक्षा में शाब्दिक व्यवहार संपूर्ण कक्षा व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, कक्षा में शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण अधिक विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है, मतलब विश्वसनीयता ज़्यादा होगी। कक्षा में शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण अधिक विश्वसनीयता के साथ किया जाता है। शाब्दिक व्यवहार में विश्वसनीयता क्या होती है, विश्वसनीयता अधिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर फ्लैंडर को 10 वर्ग प्रविधि है, यहाँ 10 वर्ग में बांटा गया है। पहले हम यहाँ इस तरह बना लेंगे, शिक्षक व्यवहार, छात्र व्यवहार और मौन या विभ्रांति। जब क्लासरूम शुरू होती है तो साइलेंस से शुरू होती है और बाद में भी साइलेंस पे ही जाकर ख़त्म होती है। यहाँ पर इसको हम 10 पॉइंट देते हैं मौन विभ्रांति को। जब ये क्लासरूम में स्टार्टिंग होती है तो आपको याद रहता है कि पहले साइलेंस रहता है और जब टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो भी याद कीजिए कि क्लास में साइलेंस हो जाता है टॉपिक ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक व्यवहार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, अप्रत्यक्ष व्यवहार है और प्रत्यक्ष व्यवहार है। तो यहाँ अप्रत्यक्ष व्यवहार को आप 1 2 3 4 पॉइंट में आप लिखिए। पहला है छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना, पहला हो गया कि छात्र की अनुभूति को स्वीकार करना। एंड सेकंड पॉइंट लिखिए प्रशंसा करना और प्रोत्साहित करना। क्लासरूम में पहले आप बच्चा क्या सोच रहा है इसके बारे में बातें होती हैं और दूसरा उसको मोटिवेट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तीसरे पॉइंट में आप लिखिए छात्रों के विचारों को स्वीकार करना। छात्र के जो भी विचार किसी चीज़ पर हैं उसको लेना टॉपिक पर। और लास्ट है जब प्रश्न करना। जब टॉपिक कोई कंप्लीट होती है तो शिक्षक क्या करता है, अभी तो टॉपिक की बात ही नहीं हुई, जो छात्रों को पहचानने और समझने के लिए एक प्रश्न पूछता है शिक्षक। ये 4 चीज़ हो गई अप्रत्यक्ष व्यापार, यानी कि ये फॉर्मल नहीं होता है। अनौपचारिक रूप से पहले पहला पॉइंट है छात्र की अनुभूति शिक्षक करेगा कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसको मोटिवेट पढ़ने के लिए करेगा। जो छात्र के मन में विचार हैं उसको लेगा, फिर उसको दूर करने के लिए टीचर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो ये 4 पॉइंट में हो गया। फिर यहाँ से जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो ये प्रत्यक्ष व्यवहार होगा, ठीक है। ये तो क्लासरूम शुरू करने के लिए इतनी भूमिका बनाई जाती है, जो अप्रत्यक्ष व्यवहार है, ठीक है। फिर प्रत्यक्ष व्यवहार क्या है, यहाँ से हमारा क्या होता है, लेक्चर शुरू होता है। 5 पॉइंट पे रखिए व्याख्या देना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आप लिखिए 5 व्याख्या देना, 6 निर्देश देना, 7 आलोचना करना, अधिकार दिखाना, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर है यहाँ पर 10वां को मैंने बताया था मौन या विभ्रांति। छात्र व्यवहार में भी आप यहाँ पर 8 पॉइंट और यहाँ पर 9 पॉइंट। 8 पॉइंट में लिखिए छात्र कथन अनुक्रिया। छात्र
का जो कथन है वो अनुक्रिया 8वें पॉइंट में आएगी और छात्र कथन शुभ कर्म 9वें पॉइंट में आएगा। इसी से वर्गीकरण बनेगा, इसलिए ये पेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझना इम्पॉर्टेंट है। रटने से काम नहीं होगा, यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो आगे वर्गीकरण बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे। पॉइंट वाइज आप लोग इसको करिए। अप्रत्यक्ष व्यवहार में 4 पॉइंट 1 2 3 4, अप्रत्यक्ष में और प्रत्यक्ष में भी 3 भागों में बांटा है, जिसको आप 5 6 7 में लिखिए। छात्र व्यवहार को 2 भागों में बांटिए और यहाँ पर मौन और विभ्रांति हो गया। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आप चार्ट देख पा रहे होंगे जो बनाया गया है। ये चार्ट यही फ्लैंडर का 10 वर्गीकरण में ऐसे आप बनाएंगे। शुरू करते हैं। देखिए फ्लैंडर की 10 श्रेणियाँ, ठीक, ये 10 श्रेणियाँ हो गई। प्रत्येक 3 सेकंड के लिए टैली या चिन्हों की संख्या, ठीक है, ये कर लेंगे। युग्म आवृत्ति जिसे आव्यूह में प्रदर्शित करना, यहाँ युग्म बनाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इस चीज़ों को होने के बाद आप यहाँ पर 10 भागों में इस तरह बांट लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा इसका टोटल और इसका टोटल क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 10 आप पॉइंट डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं प्रत्येक 30 सेकंड में किस पे कौन सा पॉइंट आया, इसको कर लीजिए। फिर यहाँ पर युग्म आप बना लीजिए, जैसे इस बुक में बना हुआ है युग्म, वैसे आप इसको बना दीजिए। युग्म ऐसे बनेगा जैसे 10 1 सेकंड, जैसे यहाँ पर 10 है और 3 है, ठीक है, 10 3, यहाँ मैंने लिखा भी है, ग्रुप मैंने बनाया 10 3 3 5, इसी का है, इस तरह लिखा गया है 5 4 4 6 6 10 10 7 7 5 5 6 6 8 8 4 4 10, जैसे यहाँ पर है 10 3, फिर यहाँ ले लेंगे 3 और 5, ठीक है, फिर इधर से लेंगे 5 और 4, फिर इधर से लेंगे 4 और 6, फिर इधर से लेंगे 6 और 10, फिर इधर से लेंगे 10 और 7, फिर 7 और 5 5 6 6 8 8 4 4 10, इस तरह बना लेंगे। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो हमें कवर करना है। फिर यहाँ पर आपने बना लिया। अब जैसे 10 कॉलम में यहाँ देखेंगे जब 10 और 3 है ये वाला, ठीक है, तो 10 में इधर का कॉलम 3 और यहाँ पे 10 में 3 है, यहाँ पे बना लिया 1। इसी तरह 3 और 5 है, यहाँ 3 है और इस कॉलम का 5 ले लिए, यहाँ बना लिए। 5 और 4, इस कॉलम का 5 और इस कॉलम का 1, इस तरह मैंने बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। फिर आप देखिएगा इधर, फिर आप देखिएगा कि इधर से भी और इधर से भी दोनों पे करने पर इक्वल आया है 11, मतलब इक्वल है दोनों चीज़ें, ठीक है। और ये पॉइंट जहाँ पर इंड हो रहा है 10 से स्टार्ट था और 10 पे ही इंड हो रहा है, दोनों सेम नंबर होना चाहिए। 10 नंबर पे मौन था, तो ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यही है। तो आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे भी इससे जो भी अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम वही लाएंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।